नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास की ब्यार कैसी रही है, देखिए खास मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। खास मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि वह देश के हृदय स्थल का निवासी है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। अब राज्य के हर नागरिक को सम्मान के भाव से देखा जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कार्यक्रम में और कौन कौन सी उपलब्धियों को गिनाया, देखिए खास मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। हमारी सरकार ने प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बारे में, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाएगा तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जनता के मन में जो धारणा थी आज वो बदली होगी। आज उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को लोग सम्मान के भाव के साथ देखते हैं। पहले वह दृष्टि नहीं थी। ये ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में बदला। इसके पीछे बेहतर कानून व्यवस्था, दूसरा सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश में हमने बेहतर सुशासन स्थापित करने की पूरी कार्रवाई की और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाया। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जो यूपी में विगत 4.5-5 वर्षों के अंदर हुआ है। अगर ये कार्य आजादी के बाद हुआ होता तो यूपी देश की नंबर 1 की इकोनॉमी होती। और जो प्रधानमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य दिया था यूपी को, मुझे लगता है बहुत पहले इसको अचीव कर लिया गया होता। यूपी का नौजवान बेरोजगार नहीं होता, बदहाल नहीं होता, उसके सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा होता। हमने उस पहचान के संकट से अब उसे मुक्त किया है। आज वो बड़े गर्व के साथ कह सकता है मैं देश की हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं। आज बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का कोई संकट नहीं। आज प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर अब लूट खसोट नहीं बल्कि डेवलपमेंट दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है। आज कार्यालयों में कार्य अटकेगा नहीं क्योंकि हर एक की जवाबदेही तय है। सिटीजन चार्टर्ड ईमानदारी के साथ किसने लागू किया? यूपी ने लागू किया। 3 दिन से अधिक कहीं फाइल लटकी है तो मेरा पोर्टल उसमें क्लिक कर देगा, पहले से अलर्ट कर देगा कि यहां ये फाइल लटकी हुई है। तो मैं स्वयं पूछ लेता हूं कि भैया ये तो बता दो ये कारण क्या है इसका। तो सुशासन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसके जीवन में परिवर्तन के लिए आवश्यक है और हमारी सरकार ने इसको किया है। एक बड़ी समस्या खासतौर से 2012-2017 के बीच में वो ये कि लोगों ने धीरे धीरे बेटियों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था क्योंकि ये डर था कि उनकी इज्जत नहीं बचेगी। अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी। एक जाति और एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ये इम्यूनिटी थी कि उनके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज 5 साल बाद आपका शासन है तो आपको क्या लगता है कि उस स्थिति में कोई बदलाव आया है एकदम, या अब भी वो डर अभी कायम है? एकदम बदलाव आया है। प्रदेश की माताएं, बहनें और बेटियां इसको बोलती हैं। एक आध घटनाएं अपवाद हो सकती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है और उस प्रकार की घटनाओं पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी हुई है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाए हैं मिशन शक्ति के रूप में। इस समय उसके 3रे फेज का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1567 थाने हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। एक सेपरेट रूम होता है जहां पर कोई भी एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहती है। कोई भी महिला किसी भी समय आएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी। उसके अनुसार जो उसकी शिकायत होगी उस पर प्रॉपर कार्रवाई करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा। 350 तहसीलें हैं हमारे पास। ये सभी 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है, यानी जिसको हम ग्राम का पंचायत घर बोलते हैं। वहां पर सप्ताह में 2 या 3 दिन महिला पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, राजस्व के कर्मी और ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए कर्मी एक साथ बैठते हैं। उस समय महिलाओं की एक वहां बैठक होती है
किसी महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा से वो परेशान हो, घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा हो, वो अपनी बात कह सकती है, उसकी तत्काल सुनवाई होगी और क्विक एक्शन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को गोंडा जिले के दौरे पर पहुंचे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में 1020 करोड़ की लागत से 144 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और जनपद वासियों को तोहफा दिया। सीएम ने 144 परियोजनाओं जिनमें 97 का लोकार्पण और 45 का शिलान्यास किया गया। वहीं मंडल मुख्यालय पर 282 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज निर्माण की आधारशिला रखी। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हित लाभ वितरण के साथ ही कई अन्य योजनाओं का भी सीएम ने ऐलान किया। एक साथ दीपावली के ठीक पहले आप सबको 938 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लगभग 193 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। 144 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं जनपद गोंडा वासियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये जो परियोजनाएं हैं इसमें बहुत प्रतीक्षित आपकी जो मांग थी कि जनपद गोंडा में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर आज पूरा हो रहा है। यानी शिलान्यास का मतलब 2022-23 में इसी सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी प्रारंभ हो जाएगा। इस संकल्प के साथ आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। अनेक अन्य परियोजनाएं हैं जो जनपद गोंडा के आने वाले समय में अत्यंत उपयोगी होने जा रहे हैं। खासतौर पर राजकीय महाविद्यालय भवानीपुरा, कृषि महाविद्यालय कबीरगंज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय जो रेस्टोरेंट श्रमिक हैं और अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय के अटल आवासीय विद्यालय हर पंचायत मुख्यालय के सरकार स्थापित कर रही है। पशु चिकित्सालय, पुलिस लाइन में 200 पुलिस कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण, 300 शैय्यायुक्त उच्च चिकित्सालय, गृह विज्ञान प्रयोगशाला, ITI, ABS शिशु ममतापुर, पॉलिटेक्निक और भवन जोत में भी एक ITI के निर्माण से जुड़ी हुई तथा यहाँ PSC पानी में भी 200 पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई, यानी तमाम प्रकार की परियोजनाएं हैं जो सड़क से भी जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, स्किल डेवलपमेंट से भी जुड़ी हुई है और प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है। आज 1125 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और इस आनंद की अनुभूति के क्षणों में मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा का पूरा फोकस ओबीसी वोटरों पर है और भाजपा ने 350 प्लस के नारे के साथ सूबे की सत्ता में वापसी का जो प्लान बनाया है उसमें जातियों के समीकरण खास मायने रखते हैं। लिहाजा उन्हें साधने में पार्टी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी मकसद से भाजपा ने यूपी में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों का खाका तैयार किया है। 17 अक्टूबर से लखनऊ में लगातार सम्मेलन कराए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज भी पाल बघेल समाज का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने पहुंचे।
इस मौके पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित किया। जातिवार सम्मेलनों का सिलसिला 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इसमें प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। समाज में अपने पुरुषार्थ से सम्मानजनक जीवन यापन करना, और जब समाज को कहीं सुरक्षा का खतरा दिखाई देता है, सामने सीना चौड़ा करके सामने खड़ा हो जाना कि हमारे समाज को कोई छेड़ेगा तो फिर हम लोग आपका देखने लायक बनता है। और इसके भाइयों बहनों हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, सरकार पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ खड़ी है। आपको समाज के साथ जुड़ करके हरेक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लाभ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और मैं आह्वान करूंगा, शासन की योजनाओं को घर घर और गांव तक बताने की आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी ने आपका सर आ रहा है समाज के हित के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया है। कोरोना कालखंड में हरेक व्यक्ति के जीवन को बचाने की कार्रवाइयों, कुछ मॉडल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उस मॉडल को समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हम लोग इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कटिक समाज के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस समाज से जुड़े हुए संत बाबा दुर्बलनाथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब हम देश की बात करते हैं भाइयों बहनों, तब हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आजादी के समय इस देश के अंदर अनुसूचित समाज में दो लोग थे जो उस समय के दलित समाज की आवाज बने थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा अर्जित की और स्वतंत्र भारत में भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे। संविधान निर्माण में जिनकी अग्रणी भूमिका है, और दूसरे आजादी के कालखंड के दौरान बंगाल के अंदर जन्मे श्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। विद्वता में और उस समय दबे कुचले की आवाज में दोनों समान रूप से आगे बढ़े थे। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विधान परिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के 4 नए एमएलसी ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने वालों में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद, संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह, गोपाल अंजान के नाम शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा के टंडन हॉल में हुआ। पीलीभीत पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण में नंदा ने शहर के एक मैरिज हॉल में आगामी चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की और चारों विधानसभाओं का हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उनका कहना था कि जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। महिलाओं के 40% आरक्षण पर हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस का कोई जलाधार नहीं है। 2017 में हमारा कांग्रेस से गठबंधन के था और क्या हाल हुआ है यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी घोषणा करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितना भाजपा का वोट काटेगी उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। किसान का विकास के लिए, किसान का लाभ के लिए, किसान के हित के लिए जो होना चाहिए हम लोग का घोषणा पत्र रहेगा। सर यूपी में प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही कांग्रेस को लेकर, क्या कहना है प्रियंका गांधी के बारे में? देखिए, एक जमाना था यहाँ कांग्रेस मजबूत थे, आज कांग्रेस कोई जमीन पे नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं मेरा कुछ आधार बढ़े। पिछले प्रियंका गांधी आया, भाजपा का खिलाफ प्रचार करेगा तो बहुत अच्छा है। भाजपा का वोट जितनी घट जाएगा उतनी हम लोग का लाभ होगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो है महिलाओं को 40% सीटों का आरक्षण देंगे, क्या समाजवादी भी इसके ऊपर काम करेगी?
देखिए, हम लोग महिला पुरुष नहीं एक करते हैं। हम लोग अच्छा कैंडिडेट को देंगे, महिला हो पुरुष हो, हर विधानसभा सीट में हम लोग प्रत्याशी चुन के देख के हम लोग कैंडिडेट करेंगे। उनका कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं है। 2017 में तो कांग्रेस के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था, क्या हुआ मैं देखा, कांग्रेस को कितना सीट मिला ये भी देखा। गठबंधन हुआ था आपका, क्या नुकसान हुआ था आपको, फायदा हुआ था, क्या रहा था? फायदा तक कोई सवाल ही नहीं है। फायदा का जब सवाल नहीं है, क्या हुआ आप मान लीजिए। तो कांग्रेस का जनाधार नहीं है, इसलिए कांग्रेस जो भी चाहे घोषणा कर सकता है। उनका क्या आंकड़े आएंगे आप देख लीजिए चुनाव का। सिने उत्सव पैलेस में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने प्रथम संख्या द्वारा आयोजित जनपद बहराइच के 5 ब्लॉक के 100 गरीब प्रवासी व विधवा परिवारों को व्यवसाय हेतु शैक्षिक सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला सिलाई मशीन आदि के वितरण कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संस्था की ट्रस्टी फरीदा लांबे मौजूद भी रहीं। उन्होंने सभी सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया और साथ ही मुंबई से प्रथम सहयोगी अमृता नेरकर ने संस्था के कार्यों की सराहना की और भविष्य के लिए अपना पूरा सहयोग करने को कहा है। जो प्रथम के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको दिल से दुआ देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे जो प्रथम के लोग हैं यहाँ पे और बम्बई से जो आए हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। और ये जो महामारी का संकट और आपत्ति हमारे देश में आया और खासकर यूपी और बहराइच में, तो हमने बहुत सारे लोगों को मदद करने का सोचे। तो मुझे लगता है जब मदद हम लोग करते हैं तो ये सोचना है हमको कि उनकी मदद ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, स्वावलंबित हो सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने कुछ लोगों को मशीन्स दी है, कुछ लोगों को सब्जी का थैला दिए है, तो उससे लोगों की कमाई होंगी। और जिस परिवार को ये मिलेगा उसमें कुछ परिवारों की महिलाएं जो है वो विकलांग है, कुछ बच्चों को बहुत बड़ी बीमारी होके गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे अगर उनको हम दें, तो अभी हम सिलाई से शुरू कर रहे हैं या सब्जी के ठेले से शुरू कर रहे हैं, लेकिन लोग और भी उसको बढ़ाएंगे और उनको आमदनी होगी। और उस आमदनी से हमारा ये मकसद है कि उनका हर बच्चा सीखे, पढ़े और कोई भी बच्चा बाल मजदूरी में नहीं जाए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि हम अगर ये उन्नति समाज की किए तो मुझे लगता है हमारे देश में भी बहुत बड़ी उन्नति होगी। आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर पीलीभीत के एसपी दिनेश कुमार शहर में निकले और शहर की मेन मार्केट में पेट्रोलिंग की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से बातचीत भी की, उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस सीओ सदर के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसपी दिनेश कुमार के साथ शहर के मेन चौराहों पर 4 पहिया वाहनों का सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया है। उनका कहना था कि आगामी त्योहारों में आदमी सकुशल त्योहार मनाए और इसके लिए लगातार शहर में पैदल पेट्रोलिंग होते हुए रहेगी और जिसका नेतृत्व वह खुद करेंगे। डीजीपी महोदय के निर्देश और शासन के निर्देशानुसार त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पब्लिक की सुरक्षा एवं व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अपने फोर्स को साथ लेके जगह जगह हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ साथ दुकानदारों से, पब्लिक के लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं कि कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता तो वो भी सुधार करेंगे। दिवाली एवं आने वाले आगे पीछे की काफ़ी सारे त्यौहार हैं, उसके मद्देनजर ये पैदल गश्त किया जा रहा है। बाराबंकी में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बच्ची को घर में अकेली पाकर दूसरे समुदाय के युवक ने बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। घर वापस आए परिजनों को बच्ची ने बीती बताई। बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जनपद बाराबंकी के थाना रामसनई घाट के मालिनपुरवा के रहने वाले एक व्यक्ति ने रात में लगभग 2 बजे थाने पर आकर इस आशा का प्रार्थना पत्र दिया कि वो और उनकी पत्नी ससुराल गए हुए थे और घर पर उनकी नाबालिग बेटी अकेली थी, जिसके साथ बनीकोडर के रहने वाले एक 45 वर्षीय युवक ने दुष्कृत्य किया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा पीड़िता को CSC मेडिकल उपचार एवं परीक्षण हेतु भेजा गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देरा थाना कोसीकला इलाके स्थित औद्योगिक क्षेत्र नवीपुर में एक टायर फैक्ट्री के प्लांट में भीषण आग लगी। इसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मच गई। वहीं फैक्ट्री के अंदर मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियों ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि यह हादसा फैक्ट्री में लगे बॉयलर के लीक होने से हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।